साथियों नमस्कार। 6 जनवरी को होने वाली एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए हम राजनीति विज्ञान के लिए शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर हमने इसके पहले 3 कक्षाएं नोट्स के द्वारा उनका डिस्कशन करके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारी ये चौथी कक्षा है जिसमें हम पुराने प्रश्न पत्र जो कि 41 प्रश्न पत्र उनका सार इसमें समाहित है। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और यह प्रश्न कभी न कभी आए हुए हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एनटीए क्वेश्चन रिपीट करता है और या फिर टॉपिक रिपीट करता है और टॉपिक से लगभग सेम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमको उसको पढ़ के जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम, आपका समय खराब न करते हुए। तो इसमें कार्ल मार्क्स की रचनाएं दी गई हैं, तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें पूछ लेता है कि कौन सी किताब में क्या है। तो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पुस्तक है उसमें मार्क्स ने अलगाववाद विसंबंधन का सिद्धांत दिया है और मार्क्सवाद की मानवतावादी व्याख्या इसमें मिलती है। किस मिलती है? पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स पुस्तक में। फिर आपका दास कैपिटल, तो इस पुस्तक में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत और अधिशेष मूल्य के सिद्धांत को बताया गया है। फिर आपका 18 ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट की जो ये रचना है मार्क्स की, उसमें राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता की बात की गई है। फिर अगली रचना है क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम, जिसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात की गई है। क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम, इसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात की गई है। फिर आपका मैकियावेली जो कि एक यथार्थवादी विचारक है, तो इसने जो राजसत्ता का सिद्धांत दिया है उसमें रोम को देवत्व प्रदान किया गया है और उसकी प्रशंसा भी कर रहा है रोम की ये नागरिक गुणों के कारण। और इतिहास का व्यापक उपयोग किया है इसने शासन कला को सीखने के लिए। इतिहास की बात करता है कि शासन कैसे संचालित किया जाना चाहिए। फिर आपका डनिंग, ये डनिंग कुछ कह रहा है। डनिंग कह रहा है कि मैकियावेली का दर्शन राज्य का सिद्धांत होने की अपेक्षा शासन कला का अध्ययन है। तो डनिंग कहता है कि मैकियावेली का दर्शन जो है वो राज्य का सिद्धांत होने की अपेक्षा शासन कला के बारे में अधिक महत्वपूर्ण है। सेबाइन क्या कहता है कि यह कहता है कि मैकियावेली के बारे में यह कहना भ्रमपूर्ण है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया। उसने अपने सिद्धांतों का दृष्टांत देने और पुष्ट करने के लिए इतिहास का आश्रय लिया है, ऐसा कहता है सेबाइन। उनकी पद्धति पर्यवेक्षण की थी जिसमें उसका चातुर्य तथा सहज बुद्धि कार्य करती थी। गांधी के बारे में है कि गांधी दार्शनिक रूप से अराजकतावादी है और शिमोन पेंटर ब्रिक ने गांधी को अहिंसक क्रांतिकारी की संज्ञा दी। तो कौन दे रहा है इनको गांधी को अहिंसक क्रांतिकारी की संज्ञा? सिमोन पेंटर ब्रिक। ये सिमोन पेंटर ब्रिक इनको गांधी को कह रहा है कि गांधी की परिवर्तन के लिए हमेशा हाँ थी पर हिंसा के लिए हमेशा ना थी। ऐसे कथन भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको पढ़ लेना चाहिए। फिर है के एल श्रीधरानी, ये गांधी का सत्याग्रह हिंसा विहीन युद्ध की संज्ञा। गांधी का सत्याग्रह को किसने हिंसा विहीन युद्ध की संज्ञा दी है? के एल श्रीधरानी ने। फिर आपका अगला तथ्य है कि अरस्तु 158 शासन प्रणालियों का अध्ययन किया था। इनके शिष्यों के द्वारा अरस्तु ने संविधानों का अध्ययन कराया था 158 शासन प्रणालियों का। फिर नव संस्थावाद, तो नव संस्थावाद संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बीच संतुलन पर बल देता है। डेविड ईस्टन ने जो वास्तविक क्रांति की घोषणा की थी 1969 में, तो राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन ने वास्तविक क्रांति के जरिए अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया था। ये उत्तर व्यवहारवाद
से जुड़ा हुआ विचारक है और राजनीति को मूल्यों का आवंटन के रूप में परिभाषित करता है। ओके, फिर है कुछ और तथ्य हैं कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखने की बात एल के झा समिति ने की थी और 1984 में समिति बनी थी। समिति का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था और उसमें वित्त मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए, तथ्य आप आराम से सुनते भी जाएंगे तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि हमको नहीं आता है तो हमारे माइंड में वो चीज़ें बनी रहेंगी। यूपीएससी भर्ती होती है उसको प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रातः राजनीति में जो खेल सिद्धांत है वह है जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न द्वारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका विकास किया गया है खेल सिद्धांत का। यह सिद्धांत सबसे पहले कहाँ आया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आया था, और एक तर्कसंगत व्यक्ति अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लेता है, एक खेल सिद्धांत के अंतर्गत है। फिर है आपका कार्ल डायच खेल सिद्धांत यह मानकर चलता है कि बहुत से खेलों का एक अंत होता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ना समाप्त होने वाला क्या है? एक ना समाप्त होने वाला खेल है जिसमें कोई भी महान शक्ति मैदान छोड़कर भाग नहीं सकती। ऐसा कार्ल डायच खेल सिद्धांत के बारे में बोलते हैं। खेल सिद्धांत से जुड़ा हुआ जीरो सम गेम यानी शून्य योग खेल, यह संघर्ष या प्रतिद्वंद्विता की दशा को दर्शाता है जिसमें एक की हानि व उसी अनुपात में दूसरे को हानि होती है। देखिए, उसमें आपके नेट के पेपर में कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इसी प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं, तो आप ध्यान रखें कि जो जीरो सम गेम्स है, शून्य योग खेल है, यह संघर्ष या प्रतिद्वंद्विता की दशा को दर्शाता है जिसमें एक की हानि व उसी अनुपात में दूसरे को भी हानि होती है। फिर है आपका एक टीटी है MTCR जो कि 1987 में हुई थी और भारत इसका सदस्य है, चीन और पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। ओके, फिर एक अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, आतंकवाद के खिलाफ चलाया था इसको। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में USA राष्ट्रपति जो कि जॉर्ज W बुश जूनियर था, उसने वार ऑन टेरर की संज्ञा दी थी कि हम आतंकवाद को जड़ से नष्ट कर देंगे, क्योंकि 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो जो आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष किया जॉर्ज बुश ने, तो सबसे पहले इराक और अफगानिस्तान में किया, बाद में अलकायदा, तालिबान और ISIS, बोको हराम के खिलाफ भी यह कार्रवाई की गई थी। स्वतंत्रता के पक्ष में शक्ति संतुलन, यह शब्दावली बुश जूनियर की है। स्वतंत्रता के पक्ष में शक्ति संतुलन और एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति को यह प्रदर्शित करता है जॉर्ज बुश जूनियर। देखिए, आप वीडियो लाइक कर दिया करें, छात्रों से अनुरोध है, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो अन्य भी नेट से संबंधित राजनीति विज्ञान की कुछ कक्षाएँ अपलोड की गई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसको लास्ट टाइम आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा ये, क्योंकि आप अंतिम समय में आप नया कुछ ना पढ़ें। ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें दिए गए हैं आप रिवीजन कर लें, उसको सुने, आपके लिए लाभदायक रहेगा। एंड्रयू लिंकलेटर की कुछ पुस्तकें हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, द प्रॉब्लम ऑफ हार्म इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल थ्योरी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिटीजनशिप, फिर सॉवरेनिटी एंड ह्यूमनिटी, J.A. टिकनर, इसकी जो पुस्तकें हैं यह महिला नारीवादी विचारक है और इन्होंने जेंडर को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा है। तो कई बार हमको किताबों के नाम पूरी तरीके से याद नहीं होते, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है, अगर हमने उस की पॉइंट को पकड़ लिया तो हम क्वेश्चन को सही कर लेते हैं।
तो ये टिकनर की पुस्तक है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अ फेमिनिस्ट वाई थ्रू IR। फिर आपका 1970 में भारत सहित 19 जो नेम कंट्री हैं, यानी कि गुटनिरपेक्ष देश हैं, उन्होंने सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था। फिर है USA के राष्ट्रपतियों के कुछ सिद्धांत हैं। तो निक्सन सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास। मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास है निक्सन सिद्धांत। कैनेडी सिद्धांत है कि लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल की बात कर रहे हैं। रीगन सिद्धांत है कि गुरिल्ला विरोधी आंदोलन का समर्थन करना। क्लिंटन सिद्धांत है कि नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप को बढ़ाना। क्लिंटन सिद्धांत। फिर आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन 7वां जो 1983 में हुआ था, ये भारत में हुआ था। ओके, वो 2024 में हुआ था, ये युगांडा के कंपाला में हुआ था। फिर कुछ शब्दावली है। मौन सहमति ये लॉक की है। स्वयं से संबंधित, दूसरे से संबंधित कार्य ये मिल कहता है कि अपने से संबंधित और दूसरों से संबंधित जो कार्य हैं उनको डिवाइड करके मिल देखता है। नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता ये IG बर्लिन की है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी उसकी पुस्तक है। सुव्यवस्थित समाज ये जॉन रॉल्स जुड़ा हुआ है, और जॉन रॉल्स का है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, इसकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इससे जुड़ी हुई शब्दावली है बेल ऑफ इग्नोरेंस। एक थिंकर है बाकुनिन, जो कि एक अराजकतावादी भी है। इसने यह आशंका व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। बाकुनिन की पुस्तक है एक स्टेटिज्म एंड अनार्की। ओके, फिर एक है अभिसरण का सिद्धांत। ये उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाज के बीच अभिसरण का उल्लेख करता है। क्लार्क केर ने इसको दिया था अभिसरण का सिद्धांत। फिर दो पुस्तकें हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट ये नॉम चॉम्स्की की पुस्तक है। कैलकुलस द कंसेंट जेम्स बुकानन की पुस्तक है। माओ क्रांतिकारी भूमिका पर सर्वाधिक मौलिक योगदान था माओ का कृषक वर्ग पर था, क्योंकि चीन कृषि प्रधान था जबकि USSR में श्रमिक प्रधान वर्ग था। 1924 में यूनान में कृषकों को संगठित करने का कार्य भी माओ ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तैयार करें। माओ कुआमितांग कृषक आंदोलन प्रशिक्षण संस्था का आचार्य भी बना। माओ के अनुसार कृषकों को अपने ही पांवों पर खड़े रहना चाहिए, उन्हें मिल मजदूर वर्ग के नेतृत्व पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। कल्चरल रेवोल्यूशन भी माओ से जुड़ा हुआ है। फिर लॉक के संबंध में कुछ कथन है कि रिचर्ड एशक्राफ्ट ने इस विषय पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक था, यानी वो उसको गौरवपूर्ण क्रांति के लिए नहीं जिम्मेदार मानता है। फिर है आपका रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉक्स टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये रिचर्ड एशक्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की आलोचना पीटर लॉसलेट कर रहा है। लॉक की पुस्तक का प्रकाशन वर्ष एशक्राफ्ट 1682 के बीच मानता है, लॉसलेट उसको 1679 के बीच मानता है। तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ब्रिटेन में 1688 में, तो उसके संबंध में लॉक के ऊपर ये चर्चा हो रही है। थॉमस हॉब्स एक क्या है, अरस्तु के विचारों को पूरी तरह ही अस्वीकार कर रहा है, और अरस्तु मानव एक सामाजिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ऐसा अरस्तु कहता है। तो अरस्तु के विचारों के असहमत है थॉमस हॉब्स। हॉब्स कहता है कि मानव एक स्वार्थी एवं अहमवादी प्राणी है और राज्य स्वाभाविक संस्था न होकर मानव द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था है। जबकि अरस्तु क्या कहता है कि अरस्तु कहता है कि राज्य तो मनुष्य से पहले का तैयार हुआ है, मतलब पहले से बना हुआ है। और क्या है, CB मैकफर्सन ने द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम हॉब्स टू लॉक
में हॉब्स के दर्शन के व्यक्तिवाद व निरंकुशवाद के वैश्व और सह अस्तित्व को बढ़ती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। फिर है रूसो। तो रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये समझौतावादी विचारक है। हॉब्स, लॉक, रूसो इससे जुड़े हुए हैं। तो रूसो के संदर्भ में जैकब टॉलमैन कहता है कि रूसो को अधिनायक तंत्रवादी लोकतंत्री, ये जैकब टॉलमैन बता रहा है कि ये अधिनायक तंत्रवादी है। और द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी जैकब टॉलमैन की पुस्तक है। इसके अलावा रूसो को 20वीं सदी के सर्वाधिकार का बौद्धिक अग्रदूत कह रहा है जैकब टॉलमैन, क्योंकि रूसो ने समान इच्छा की पूर्ण प्रभुसत्ता का समर्थन किया है। बर्ट्रैंड रसेल, ये हिटलर की विचारधारा रूसो के चिंतन की परिणति है। ऐसा कह रहा है कि रूसो की विचारधारा के कारण हिटलर ने तानाशाही की थी। अल्फ्रेड कॉबन ये क्या कह रहा है कि अधिनायकवाद समान इच्छा के लोकतंत्री सिद्धांत का तार्किक व ऐतिहासिक परिणाम है। GDH कोल क्या कह रहा है कि रूसो के चिंतन में स्वतंत्रता के प्रति अगाध विश्वास प्रकट किया गया है। हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, ना कि अधिकार, क्योंकि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। ओके, क्योंकि व्यक्ति को क्या मान रहा है, वो स्वार्थी मान रहा है ना, अहमवादी मान रहा है। फ्रांसीसी जोसेफ वायलातो ने हॉब्स को सर्वाधिकार का प्रथम सिद्धांतकार कहा है, फर्स्ट थ्योरिस्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। कौन मान रहा है? जोसेफ वायलाटो सर्वाधिकार का प्रथम सिद्धांतकार हॉब्स को मान रहा है। हॉब्स कहता है कि जब मेरे ऊपर बल प्रयोग हो तब मैं अपनी रक्षा के लिए बल प्रयोग ना करूं, ऐसा प्रतिज्ञा पत्र सदैव निरर्थक होगा। यानी वो कहता है कि अगर आपके ऊपर बल प्रयोग होता है तो आप अपनी रक्षा के लिए बल प्रयोग करें, ऐसा हॉब्स कहता है। ईस्टन के बारे में है कि ईस्टन ने तत्कालीन राजनीतिक अनुसंधान की स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया, जिसमें राजनीति के अध्ययन को कठोर वैज्ञानिक अनुशासन में ढालने की कोशिश की जा रही थी। ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा की थी 1969 में। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार राजनीतिक अनुसंधान में तकनीक का उतना महत्व नहीं है जितना सार तत्व का है। राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए। सारा ज्ञान मूल्यों की आधारशिला पर टिका हुआ है, ऐसा कौन ईस्टन मान रहा है और उत्तर व्यवहारवाद मान रहा है। एडम स्मिथ, ये नकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। एडम स्मिथ और इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, 1776 में आई थी पुस्तकें। लेसेस फेयर की बात करते हैं, यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत। बाजार अर्थव्यवस्था को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो वह संतुलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिचय देगी, ऐसा एडम स्मिथ कहते हैं। स्मिथ उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा की बात करता है और राज्य के दो मुख्य कार्य बताता है कि राज्य की रक्षा और न्याय प्रशासन ये काम करना चाहिए, बाकी बाजार को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ब्रिटेन का जो संविधान है वह एक आलेखित संविधान है और उस संविधान में ब्रिटेन की जो सामान्य कानून परंपरा है, ब्रिटेन में संविधान के जो स्रोत हैं, सामान्य कानून परंपरा, संसदीय अधिनियम, न्यायालय के निर्णय, लोक विधि, संसद के नियम, रीति रिवाज, परिपाटियाँ या प्रथाएं शामिल हैं। एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा कहाँ है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। और इसका जो अध्यक्ष होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राजनीतिक तौर पर तटस्थ, लेकिन इसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और ब्रिटेन के जो प्रथम अध्यक्ष हैं इसके हाउस ऑफ कॉमन्स के, उसका नाम है थॉमस हंगरफोर्ड। फिर एस गॉर्डन ने एक कमेंट किया है कि स्पीकर का पद सर्वाधिक सम्मानप्रद, गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्यों वाले पदों में से एक है। एच मॉरिसन कह रहा है स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य होता है। इसमें आपका 1803 में एक फेमस कोर्ट केस हुआ था अमेरिका में, मारवरी बनाम मेडिसन
उसमें अमेरिकी कांग्रेस के एक कानून को अमान्य ठहरा दिया गया था। तो जैसा कि हमारी पीएन भगवती साहब जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वही बात मार्बरी बनाम मेडिसन को अमेरिका में देखा जाता है। यानी जब न्यायालय कानून को गलत साबित कर दे या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लगे, जबकि न्यायालय का काम क्या होता है, न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आ जाता है। न्यायालय का काम होता है न्याय करना, लेकिन अगर उसको लगता है कि यह जो कानून बन रहा है यह संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको वो अमान्य ठहरा सकता है। कुछ कानून हैं और एक केस हैं, इनको आप ध्यान रखें। ये पेपरों में आए हुए हैं कि लांचनर बनाम न्यूयॉर्क, एक कामगारों के काम के घंटे को सीमित किया गया था। प्लेसी बनाम फर्गुसन, ये समान कानून संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ब्राउन बनाम टोपेकाबाद, ये नीग्रो बच्चों को श्वेत बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ने का अधिकार देता है। ब्राउन बनाम टोपेकाबाद। फिर कुछ निर्वाचन प्रणाली हैं और देश हैं, उनमें कौन से देश में कौन सी निर्वाचन प्रणाली चलती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूएसए में, हमारे भारत में भी यही प्रणाली है, पहले आओ पाओ। द्वितीय मतदान प्रणाली होती है फ्रांस में। वैकल्पिक मत प्रणाली होती है ऑस्ट्रेलिया में। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली होती है जर्मनी में। ओके, फिर आता है राजनीतिक समाजीकरण। तो ये जो शब्द है राजनीतिक समाजीकरण, ये H.H. हाइमन ने दिया है। तो राजनीति में राजनीतिक समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज में राजनीति परिदृश्य को कैसे देखा जाता है, कैसे सोचा जाता है, वहाँ के इंसान किस चीज़ को देखकर वोट कर रहे हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता किस चीज़ को दी जा रही है, इसको राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। तो आमंड और पावेल ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उनमें परिवर्तन किया जाता है। तो आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का विभाजन किया है, उसमें उसने कहा कि संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति होती है, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति होती है और सहभागी राजनीतिक संस्कृति होती है। इसमें अमेरिका की जो राजनीतिक संस्कृति होती है उसको उन्होंने स्लीपिंग डॉग्स के रूप में भी कहा है, यानी कि वो केवल चुनाव के समय जागते हैं फिर सो जाते हैं। गैब्रियल आमंड और सिडनी बर्बा की पुस्तक है द सिविक कल्चर। ओके, आमंड और पावेल किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के रूप में राजनीति के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्तियों और अभिविन्यासों के प्रतिमान के रूप में इनने इसकी परिभाषा दी है। यानी कि राजनीति के प्रति व्यक्तियों की अभिवृत्ति और अभिविन्यास महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव में। फिर हम देख रहे हैं कि लॉसवेल क्या कह रहा है राजनीति के बारे में। लॉसवेल राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में, राजनीति विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। यानी संघर्ष के लिए बोला है कि जो संघर्ष है और जो अभाव है और जो विविधता में हम देख रहे हैं ना टकराव होता रहता है, वही राजनीति है, ऐसा लासवेल कहता है। इसकी पुस्तक है लासवेल की, एज हेरोल्ड ली लासवेल की पुस्तक है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछी जाती है। फिर आपका सैमुअल बी हंटिंगटन क्या कह रहा है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। इन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं है। आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि उसमें पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। फिर अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया बर्नहेम ने। द मैनेजियरल रेवोल्यूशन, ये बर्नहेम जुड़ा हुआ इससे। द पावर एलिट्स, ये सी राइट मिल्स की पुस्तक है। द पावर एलिट्स बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। द मैनेजियर रेवोल्यूशन, ये बर्नहेम की पुस्तक है। और अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम कौन प्रदान कर रहा है, बर्नहेम। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में
अंतर्गुफित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य के रूप में प्राप्त करना है। यानी वो ग्रेनविले ऑस्टिन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में किन चीज़ों को शामिल किया गया है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे, लोकतंत्र बरकरार रहे, सामाजिक क्रांति का जो है वो भी लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाए। और भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद, इसको भी कौन कह रहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछी जाती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्न स्टोन ऑफ अ नेशन, इसका सन भी याद कर लें आप, 1966 में आया था ये पुस्तक इसकी। वर्किंग और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, रिट्रीविंग टाइम्स। अनुच्छेद 19 में भी कुछ जो कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो उसमें जो युक्त निर्बंधन की बात की गई है, उसमें किन चीज़ों के कारण अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोका जा सकता है? वही राज्य की सुरक्षा के लिए रोक सकते हैं, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, भारत की प्रभुता अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इनकी बात को लेकर आर्टिकल 19 में युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारी आज की शॉर्ट नोट्स की डिस्कशन की क्लास, और इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको ये प्रयास कैसा लगता है हमको आप फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पढ़ते रहें, अधिकतम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। लास्ट टाइम में रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिकतम चीज़ों तक आपकी जो एक सरसरी नज़र है उसको पहुंचा सकें। और आप जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को और भेज सकते हैं तो शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। नमस्कार।